ओके, सो अब हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग जिसके बारे में हमने बात की थी, या आर्गुमेंट्स हमने उनके बारे में बात किया था, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं बाय लॉ, पॉलिसी एंड बाय एथिक्स। सो कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है, इट इज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या तो पेशेंट्स की मदद करनी होती है डिसीजंस पे रीच करने के लिए, या उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेने होते हैं। और हमारे जो वो डिसीजंस होते हैं वो तीन चीज़ों से यूजुअली इन्फ्लुएंस होते हैं: हमारी लॉज, हमारी हेल्थ केयर पॉलिसीज और हमारे एथिक्स। और इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम इन तीनों फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी इफेक्टिवली डिलीवर एथिकल पेशेंट केयर टू आवर पेशेंट्स। ओके, सो लॉज, पॉलिसी एंड एथिक्स क्या होती हैं, प्लीज ये स्लाइड पढ़ें एंड देन टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लॉज क्या है? लास्ट वो है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक साइन करे कि भाई आपको ये चीज करनी है, दिस इज अ लॉ। ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, एंड इफ यू डू नॉट फॉलो देम वी कैन बी लीगली पनिश्ड। बाइंडिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, पनिश। गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो अपनी पावर्स डेलीगेट करती है गवर्नमेंट अक्सर उनको, और फिर वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं जिनको अगेन हमने फॉलो करना होता है, विच मे और मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग, विच मीन्स दैट हमें उसके अगर हम फॉलो ना करें तो पनिशमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एंड देन फाइनली एथिक्स हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं विच गाइड अस फ्रॉम राइट एंड रॉन्ग, और अगर हम इसको फॉलो ना करें तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हमारे एथिक्स हमारे ऊपर। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स को हम देखें तो इंटरनेशनल लॉज होती हैं एंड नेशनल लॉज होती हैं। इंटरनेशनल लॉ फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कि बताती है राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, के हर ह्यूमन की फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि वो सीख कर सके हेल्थ केयर। हमारी नेशनल लॉज भी हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द कंट्री, जिसमें आर्टिकल 9 जो है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड हेल्थ। एंड सिमिलरली हमारी सर्टेन लेजिस्लेशन है, जैसे हमारी ऑर्डिनेंस है पीएमएनडीसी की, एक्ट है हमारी ड्रैप की, एक्ट है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की। और इनका पर्पस क्या होता है, दे हेल्प प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स, रेगुलेट प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। फिर हमारी पॉलिसीज आ जाती हैं। पॉलिसीज भी लॉज की तरह इंटरनेशनल भी हो सकती हैं और नेशनल भी हो सकती हैं। एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी आर द गाइडलाइंस सेट बाय डब्ल्यूएचओ। एन एग्जांपल ऑफ नेशनल पॉलिसीज इज आवर नेशनल हेल्थ विजन, जो कि 2025 में हमने अचीव करना है। एंड देन फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी होती हैं, जैसे अगर हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनके अपने रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, और सर्टेन क्लिनिकल गाइडलाइंस हो सकती हैं हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस की। एथिकल प्रिंसिपल्स हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, वो क्या है, हमारी बेनिफिसेंस है विच इज ट्राइंग टू डू गुड फॉर द पेशेंट्स और एक्टिंग इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। नॉन मेलिफिसेंस है विच बेसिकली मीन्स डूइंग नो हार्म। ऑटोनॉमी है इन विच वी रिस्पेक्ट द पेशेंट्स राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। एंड जस्टिस है दैट इज इंश्योरिंग फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रीटिंग ऑल पेशेंट्स इक्वली एंड विद फेयरनेस। अगर हम देखें गवर्नेंस सिस्टम को कि किस तरीके से हायरार्की क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज एंड लॉज बनाती हैं, तो वो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करती है, जैसे कि हमारी डिफरेंट इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं। यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिलीज हुई थी, विच अफर्म्स हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट एंड इन्फ्लुएंसेस नेशनल पॉलिसीज थ्रू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो पॉलिसीज एंड लॉज फॉर्मुलेट करती हैं विच आर बाइंडिंग ऑन टू कंट्रीज। और उनको देखते हुए सर्टेन कंट्रीज को अपनी लॉज एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं। अगर हम लॉ के बारे में देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 38 है जो प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग एंड हेल्थ एंड वेलबींग। की हेल्थ केयर लॉज में अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी पीएमएनडीसी की ऑर्डिनेंस या एक्ट है जो कि रेगुलेट करती है हमारे मेडिकल एजुकेशन को और मेडिकल प्रैक्टिस को। हमारी ड्राफ्ट की एक्ट है जो कि हमारे सारे फार्मास्यूटिकल एंगेजमेंट्स को ओवरसी करती है और उनको रेगुलेट करती है। हमारी सर्टेन हेल्थ पॉलिसीज हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया हमारा नेशनल हेल्थ विजन है 2016 टू 2025 का। एंड देन प्रोविंशियल हेल्थ स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि हम अपनी अलग अलग प्रोविंसेस अपनी ट्रेलर करते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, इस स्लाइड को पढ़ें एंड देन फिर मुझे बताएं।
ठीक है, ये हमारी गवर्निंग बॉडीज हो गई, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, मतलब गवर्नमेंट की और रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, एनजीओस गवर्नमेंट बॉडी वगैरह में हो हमारी मिनिस्ट्री है, एमएनएचएससी गई। वाली, हमारे प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हमारी पीएमएनडीसी है, ड्रैप है। और कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं? हमारा हेल्थ के कमीशंस हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के। नॉन गवर्नमेंट बॉडीज में हमारी एडवोकेसी फाउंडेशन आ जाती हैं। आसान हेल्थ सर्विसेज अक्सर एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन हेल्थ पॉलिसी मैटर्स। हमारी ईदी फाउंडेशन का पूरा एक चैप्टर है अलग से हेल्थ एडवोकेसी का, वो जो है वो अक्सर एडवाइस करता है एंड पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। और फिर हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं जो कि हमें ग्रांट्स देते हैं एंड फंडिंग देते हैं, और उनके हिसाब से भी गवर्नमेंट को अक्सर अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए, जो कि जैसे WHO एंड यूनिसेफ पाकिस्तान है। ठीक है। A healthcare practitioner जो है is not only obligated to follow his or her own ethical theories, but उसकी legal obligations भी होती हैं, उसको पॉलिसी से adhere भी करना होता है, एंड देन फाइनली अपने ethical responsibilities को भी देखना होता है। उसकी legal obligations क्या है कि वो comply करे national regulations and laws के साथ, वो एक valid licensure and certification maintain करे। पॉलिसी adherence उसको किस किस पॉलिसी से adhere करना है, उसने जितनी भी नेशनल और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या उसकी अपनी इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के लेवल के ऊपर हो, उसने उन पॉलिसीज को फॉलो करना है, और तमाम क्लिनिकल गाइडलाइंस जिस भी वो डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उनकी गाइडलाइंस को उसने रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है, एंड देन फाइनली अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है, हमारे कोड ऑफ एथिक्स को देखना है जो पीएमएनडीसी देती है। हिपोक्रेटिक ओथ से ट्रू रहना है जो हम अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे लेते हैं, और कोशिश करना है कि जो भी थ्योरी वो फॉलो करे उसके हिसाब से वो प्रायोरिटाइज करे पेशेंट की वेलफेयर और उसके राइट्स को। ठीक है। अक्सर जो है हमारी लॉज, हमारी पॉलिसीज और हमारे एथिक्स जो हैं वो दे आर इन हार्मनी एंड इन सिंक, वो अलाइनमेंट में होती हैं। ठीक है। और सिनर्जी उनके बीच में क्यों जरूरी है कि लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं वो क्यों एम्बॉडी करें एथिकल प्रिंसिपल्स को। जैसे कि हमारी पेशेंट राइट्स की जो लॉज हैं वो एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं। भाई पेशेंट राइट्स जो है वो प्राइम है, ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डिसीजन खुद लेना है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि अगर लॉज, पॉलिसीज एंड एथिक्स हार्मनी में होते हैं, सिनर्जी में होते हैं, तो हमें कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर दे पाते हैं, पेशेंट का ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ता है, और एक इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर आउटकम्स आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तीनों हमेशा सेम बात कर रही हो, और अक्सर ऐसा होता है कि लॉ, पॉलिसी एंड एथिक्स जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं आपस में। ठीक है। इस स्लाइड को पढ़ें एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मेरे ख्याल से कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है, जैसे मेरे ख्याल में जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स वाला जैसे यूएस में एक चल रहा है, मेरे ख्याल से ये उसके एग्जाम्पल पे बैठता है। कि एथिक्स कुछ और कहता है और लॉज जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर वो लोग। एग्जैक्टली अगर उसको हम एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी लॉज नहीं है जो अबॉर्शन को आउटलॉ करती है ना। अबॉर्शन को प्रोहिबिट करने की कोई भी लॉज नहीं है। ठीक है। अबॉर्शन इज हम्म। परफेक्टली लीगल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने अबॉर्शंस को इलीगल नहीं करार दिया ना। बट स्टिल हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके अपने कंसेंसस है, और वो इस एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि वो कभी भी अग्री नहीं करते अबॉर्शन के लिए until it's absolutely necessary। तो वहाँ पे एथिक्स क्या कहते हैं, और उनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, वो कहते हैं नहीं वी नॉट गोइंग टू एंगेज इन दिस प्रैक्टिस, वी नॉट गोइंग टू एंड अ ह्यूमन लाइफ, जबकि लॉ इस बात से मना नहीं कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तो वो अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाते हैं। कभी कभी लॉज आउटडेटेड भी होती हैं। हमारे पास ब्रिटिश रूल के टाइम से कुछ लॉज इंप्लीमेंटेड थी जो कि काफ़ी आउटडेटेड हो गई थी, और वो हमारे करंट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फिट नहीं करती थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। एंड देन अलग तरीके से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, हम आगे जाके इन एग्जाम्पल्स को देख भी लेते हैं। ठीक है। एक एथिसिस्ट का रोल क्या है कि वो आइडेंटिफाई करे इन गैप्स को बिटवीन पॉलिसी, लॉ एंड एथिक्स, एंड देन फिर एडवोकेट करे इस चीज़ के लिए कि उनको एक लाइन में लाया जाए, उनको सिंक्रोनाइज किया जाए और उनको हार्मनी में लेके आया जाए। तो वो एडवोकेट करता है इन चेंजेस के लिए, वो प्रपोज करते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंगेज करते हैं पब्लिक एजुकेशन के अंदर, और फिर कोलैबोरेट करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, सो दैट जितनी भी लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ हार्मनी में आ जाए और उनके साथ इंटीग्रेटेड हो जाए। ओके।
सर्टेन एग्जांपल्स हैं एडवोकेसी के इम्पैक्ट के। दिस इज वन एग्जांपल कि पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश एरा के टाइम की लूनेसी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड थी ना, वो आउटडेटेड हो गई थी और डेरोगेटरी हो गई थी। जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनको कन्फाइंड रखा जाता था, छोटे छोटे से सेल्स के अंदर बंद रखा जाता था लाइक क्रिमिनल्स। अक्सर उनको चेन डाउन करने की भी इजाजत होती थी। वो सब जो है ज़ाहिर है इट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद ऑल द एथिकल प्रिंसिपल्स। तो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और एनजीओज ने लॉबी किया फॉर रिफॉर्म, कहा कि दे ऑल हैव द सेम राइट्स एज एनी रेगुलर पेशेंट्स, उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको भी ट्रीट करना चाहिए विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। और फिर उसको सारे पॉलिसी एडवोकेसी की वजह से फिर हमारी लॉ चेंज हुई, हमारी पॉलिसीज चेंज हुई और मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आई 2001 में, जिसके बाद इम्प्रूव राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स आ गए विद मेंटल हेल्थ इलनेसेस। नाउ नो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी कैन लॉक अप द पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ उसकी कंडीशन कैसी भी, उसको लॉकअप नहीं किया जा सकता, उसको चेंज में नहीं रखा जा सकता, उसको जबरदस्ती कोई भी चीज़ एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती जब तक उसके पास कंसेंट या एटलीस्ट उसके रिलेटिव से हमारे पास असेंट ना अवेलेबल हो। ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गन डोनेशन का। पाकिस्तान के अंदर कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं करती थी फॉर ऑर्गन डोनेशन, जिसकी वजह से ऑर्गन ट्रेड हो रही थी लीगल और एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अगेन एथिसिस्ट ने और मेडिकल कम्युनिटी ने जो है वो रिफॉर्म के लिए पुश किया, अंदर फिर फाइनली हमने ट्रांसप्लांटेशन एक्ट आई हमारे पास 2010 के अंदर फॉर ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। और उसके बाद हमारा एक एथिकल और एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसके तहत ये चीज़ें गवर्न होती हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, प्लीज रीड इट एंड देन टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। सही, तो उसमें वही सुसाइड के बारे में बताया हुआ है, अटेम्प्टेड सुसाइड के बारे में, कि उसके अगेंस्ट भी जो है एडवोकेसी हुई है उसको लॉ को अमेंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे एथिक्स क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमने किसी पेशेंट की मदद करनी है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे जो कि इमोशनली वल्नरेबल या साइकाइट्रिकली वल्नरेबल पेशेंट से उनको पनिशमेंट दी जा रही थी फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड। फॉर एग्जांपल वेरी he has survived suicide, so instead of offering them support और psychiatric help उनको लॉकअप कर दिया जाता था, उनको फाइन लगता था और 1 साल की उन्हें कैद हो जाती थी, जिसकी वजह से मैटर्स और वर्स हो जाते थे एंड दे वर नॉट इन लाइन विद आवर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड आवर कमिटमेंट एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो इसके बारे में फिर काफ़ी एडवोकेसी हुई और फिर उसके बारे में अब चेंज हो रहा है एंड एक लॉ अंडर रिव्यू है जो कि इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है। एक और बहुत फेमस चेंज किया गया था हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट लाके। प्लीज इसको भी पढ़ें एंड देन टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। सही, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग द लॉज विच नीडेड
changes due to ethical concerns. एग्जैक्टली तो जो हमारी हुदूद ऑर्डिनेंस है वो बहुत एक हॉस्टाइल सी लॉ थी, एथिक्स के अगेंस्ट जाती थी। वो जो होते थे विक्टिम्स होते थे उनको अक्सर खौफ होता था कि उनको भी पनिशमेंट मिल जाएगी ना, बिकॉज जनाबुल जबर के अंडर ये कैटेगराइज होती थी। उसके अलावा उसमें दो विटनेसेस चाहिए होते थे। दो विटनेसेस अगर नहीं मिलते थे तो उल्टा उसी विक्टिम को पनिशमेंट दी जाती थी, उसको सजा दी जाती थी। सर्टेन डेरोगेटरी उसके अंदर एविडेंस कलेक्शन मेथड से टू फिंगर टेस्ट वगैरह था। तो वो सब जो है देवर अगेंस्ट ऑटोनॉमी एंड अगेन अगेंस्ट बेनिफिसेंस। तो उन सब चीज़ों को रिमूव किया गया एंड बिकॉज वो एक शरिया लॉ थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये चेंज लाएगा कि जितने भी इस तरह के केसेस होंगे उनको पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ट्राई किया जाएगा और उनको इस ऑर्डिनेंस के तहत नहीं ट्राई किया जाएगा अनलेस द विक्टिम स्पेसिफिकली वांट्स टू बी ट्राइड अंडर द शरिया लॉ। वो पाकिस्तान पीनल कोड में जा सकता है और उसके बाद वो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एक्ट के तहत एक लीनियंट एंड मोर फेवरेबल लॉ प्रेजेंट की गई वुमेन के लिए, वो उसके साथ जो है उसको ट्राई किया जाएगा। सो क्या समझ में आया अभी तक कि क्यों इम्पोर्टेंट है लॉ, पॉलिसी एंड एथिक्स का लाइन में आना, और अगर नहीं होती तो किस तरीके से हमारी एथिकल कम्युनिटी एंड हमारी मेडिकल कम्युनिटी उनको एडवोकेसी करती है, इंगेज करती है एफर्ट्स के अंदर, उनको हार्मनी में लाती है। एंड ये सब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 year डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एथिक्स विल बी रिगार्डेड एज एथिसिस्ट, और आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिकॉज यू विल हैव a keen knowledge of our ethical principles, our ethical theories, एंड इन एडिशन टू दैट इस मॉड्यूल में आपको हमारी सारी हेल्थ केयर लॉज जो कि रेलिवेंट हैं टू एथिकल कंडक्ट उनके बारे में बताया जाएगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपको भी पता हो कि किस तरह से इन सब चीज़ों को हार्मनी में होना जरूरी है, और अगर ये ना हो तो कैसे हम एडवोकेसी कर सकते हैं। सो अगेन प्लीज रीड दिस स्लाइड एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। इसमें ये है कि हमें अप टू डेट रहना चाहिए रिगार्डिंग करंट लॉज पॉलिसीज एंड एथिकल गाइडलाइंस, कि भाई एथिकल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी गाइडलाइंस को बाय एंगेजिंग इनटू एथिक्स। यस एंड एंड डॉक्टर हमारी अनीसा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे एंगेज कर सकते हैं एनजीओ के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, कि भाई उसको एक लॉ बनाए, एक पॉलिसी बनाए जो कि करंट वैलिड हो, जिसमें एग्जैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स भी हो, सारे वो शामिल हो लॉ पॉलिसीज। Exactly. And experts relevant to the field of ethics and relevant to the field of jurisprudence pertaining to all these laws and policies बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर ना। And when you complete your diploma, I hope that you're going to be regarded as one of those respected individuals जिनके पास keen knowledge होगा इस सब के अंदर ना। So you all will be in a position to help and guide these organizations and to help and guide policy making and formation of laws relevant to our ethics and our healthcare. Okay. सो की टेकअवेज क्या है, प्लीज इसको पढ़ें, मुझे बताएं एंड देन लेट्स हैव अ डिस्कशन। सही, तो बस इसमें यही है कि जो भी आप डिसीजन लें उसको वेट कर दे रिगार्डिंग द लॉ पॉलिसी एंड एथिक्स, उसके हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से करें। दैट इज द मेन गिव टेक अवे हियर एग्जैक्टली, ना। और वो हम कब कर पाएंगे जब हमें लॉज, पॉलिसी और एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में कीन नॉलेज होगा। एंड ये जो मॉड्यूल आपका है अभी ना,
ये इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या लॉज हैं, हमारी मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, हमारी माल प्रैक्टिस के बारे में, हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, हमारे पास कब राइट है टू रिफ्यूज सर्विस, हमने कब मैंडेटरी केयर देनी है, कौन कौन सी लॉज हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, कौन कौन सी लॉज हैं जो पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करनी है। इस मॉड्यूल के अंदर आप तमाम वो सीखेंगे इसके अंदर ना। सो दिस वाज बेसिकली मेंट एज एन इंट्रोडक्शन कि किस तरह से इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना होता है। And in the coming weeks, there will be 3 lectures in which you will be educated about healthcare laws, policies, and healthcare ethics. इन तीनों के बारे में होगी एंड हमने relevant experts भी invite किए हैं जो कि इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको इस बारे में information देंगे. So because most of our participants could not join because of their surgical camp today, तो हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे. कोई क्वेश्चन है बेसिक सी इंफॉर्मेशन के बारे में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, वरना आई एम गोइंग टू क्लोज दिस क्लास एंड उसके बाद मैं एक अपलोड कर दूंगा डिटेल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल टू रीड. जो मैंने केसेस शेयर किए हैं उन केसेस के अलावा भी सर्टेन केसेस हैं जो मैं अपलोड करूंगा एलएमएस के ऊपर. यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिव्यू दैट. इन एडिशन टू दैट प्लीज मेक श्योर कि जो भी वीकली अपलोड होती हैं एक्टिविटीज हमारे एलएमएस के ऊपर उसको पढ़ते रहा करें बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू हेल्प पॉलिश यू फर्दर इन दिस डिसिप्लिन. एंड अगेन प्लीज कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज आई बी क्लोजिंग द क्लास. Thank you. Thank you, Dr. Mehra. Dr. Sandeep, Dr. Anisa, any questions? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है. बाकी मैंने आपसे जो बुक के हवाले से पूछा था कि कौन सी बुक हम फॉलो करें, वो मैं तो अपलोड कर उसके लिए देता. Yes. Okay. So thank you very much, everyone. I hope you understood this concept, and I hope कि going forwards आप इसको apply करेंगे and it will help you understand our future lectures. Thank you again, everyone. Allah Hafiz. थैंक यू.